पवित्र भूमि का ऐतिहासिक भूगोल पाठ 13 हेलेनिस्टिक और प्रारंभिक रोमन काल, निकट पूर्व और लेवेंट के फारसी नियंत्रण की अवधि का अंत, मैसेडोनिया के फिलिप राजा के बेटे अलेक्जेंडर के अभियान के साथ हुआ, उनकी एनाटोलिया की विजय, लेवेंट, मिस्र, मेसोपोटामिया और फारसियों की भूमि, भारत की सीमा तक उन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट की उपाधि मिली। 323 में सिकंदर की अचानक मृत्यु के परिणाम स्वरूप उसका राज्य उसके सेनापतियों के बीच विभाजित हो गया। फारसी सत्रापी, जिसे नदी के पार कहा जाता था, अब सीरिया या सीरिया और फोनीशिया कहा जाता था। यह एक अविभाजित सत्रापी के रूप में दिखाई देता है और 2 अवसरों पर इसे उसी जनरल लाओमेडोन को दिया गया था। 329 में टॉलेमी प्रथम सोटर ने सीरिया पर आक्रमण किया और लाओमेडन से दूर क्षेत्र ले लिया। अगले 20 वर्षों में नियंत्रण 320, 315, 312, 302, 301 में 5 बार बदला। 3 और लगभग 3 नए। 311 की संधि ने राज्य को 4 भागों में विभाजित किया। एशिया पर एंटिगोनस, थ्रेस पर लिसिमाचस, मिस्र पर टॉलेमी और सिकंदर महान के छोटे बेटे सिकंदर के बड़े होने तक मैसेडोनिया पर राज संरक्षक के रूप में कैसेंडर। सेल्यूकस और लिसिमेकस द्वारा एंटागोनस की हार के बाद टॉलेमी दक्षिणी सीरिया में चले गए। यह सेल्यूकस को दिया गया था, लेकिन टॉलेमी वहाँ थे और यह समस्या इन 2 राज्यों के लिए 100 से अधिक वर्षों तक बनी रही। हेलेनिस्टिक काल की शुरुआत में सिकंदर द्वारा लेवांत में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया था, लेकिन सिकंदर के उत्तराधिकारियों के बीच युद्धों में देश ने कई बार हाथ बदले। 301 में लेवांत में टॉलेमिक शासन की पुनः स्थापना हुई। जैसे टॉलेमी की नीति मकदूनिया और सीरिया की प्रतिद्वंद्वी हेलेनिस्टिक शक्तियों के खिलाफ मिस्र में शासन को बनाए रखने की थी। उसे पूर्वी मार्ग की सुरक्षा के लिए लेवांत को एक बफर राज्य के रूप में चाहिए था। एशिया में टॉलेमिक शासन के अधीन पूरा क्षेत्र आधिकारिक रूप से सीरिया और फोनीशिया कहलाता था, लेकिन आम उपयोग में अनौपचारिक रूप से सीरिया का ही प्रचलन था। कई प्रशासनिक जिले हैं। एशिया में नामोस, हिपार्की, यह फारसी मदीना है जो प्राथमिक इकाई है। एशिया में तपस, तपारकी, यह गांवों के फारसी पेलेख समूह थे। टॉलेमिक ज़िलों में से प्रत्येक ने एक आर्थिक इकाई भी बनाई। सील सीरिया के हाइपार्किस का नाम हालांकि मौजूदा आधिकारिक दस्तावेज़ों में नाम नहीं आता है। सामरिया ने सिकंदर महान के खिलाफ विद्रोह किया और गवर्नर एंड्रोमेकस को जिंदा जला दिया। सामरिया में मकदूनिया के पूर्व सैनिकों को बसाया गया। हेलेनिस्टिक काल में इडूमिया, जो हाइपार्की की राजधानी थी, को लाकिश से मारेशा स्थानांतरित कर दिया गया था। अशदोद प्रांत की राजधानी को जमनिया स्थानांतरित कर दिया गया। टॉलेमिक काल में तटीय मैदानों का व्यापक पुनर्गठन किया गया। सिकंदर महान के समय में पुनः स्थापित सिडोनियन राजाओं की एक पंक्ति 278 ईसा पूर्व में समाप्त हो गई। टायर 276 ईसा पूर्व में एक गणराज्य बन गया। केवल अक्को अर्थात टॉलेमायस फोनीशिया प्रांत से जुड़ा रहा। इस प्रकार टॉलेमिक काल में तट पर फोनीशिया का शासन समाप्त हो गया। उनकी पूर्व संपत्तियां स्वायत्त शहरों की एक श्रृंखला बन गईं। फिर हमारे पास सेल्यूसिड साम्राज्य के हिस्से के रूप में लेवंत है। टॉलेमी आई, सेल्यूकस आई और लिसिमैचस द्वारा
एंटीगोनस मोनोफोफोल्मोस के खिलाफ इस गठबंधन में टॉलेमी और सेल्यूकस के बीच संघर्ष हुआ। इनमें से 3 राजा ऐसे थे जो चौथे के विरुद्ध गए। फिलिस्तीन सेल्यूकस आई को जाना था, लेकिन 300 वॉक में इप्सस की लड़ाई के बाद टॉलेमी ने इसे सौंपने से इनकार कर दिया। 4 सीरियाई युद्ध लड़े गए, 276 से 272, 260 से 255, 246 से 241 और 221 से 217 तक। आप देख सकते हैं कि इन शासकों के साथ ज़्यादातर समय युद्ध होता था। टॉलेमी ने देश पर अपनी पकड़ बनाए रखी। 128 ईसा पूर्व में एंटियोकस तृतीय ने पनायस में मिस्रवासियों को पराजित किया। टॉलेमिक और सेल्यूकिड शासन के बीच गुणात्मक और मात्रात्मक अंतर है। टॉलेमी सावधान और विवेकशील थे और वे अपने शासन को मजबूत करने और चीज़ों को जैसे हैं वैसे ही बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध थे। दूसरी ओर सेल्यूकस वंश के लोग स्वयं को सिकंदर महान के उत्तराधिकारी मानते थे। उनका कार्य एशिया के लोगों को हेलेनिस्टिक संस्कृति के संरक्षण में एकजुट करना था। फिर सेल्यूसिड प्रशासन आता है। इसका मूल्यांकन करने में हमें कठिनाई हो रही है। प्रशासन तेजी से बदल गया। अधिकांश ज़्यादातर द्वितीयक स्रोतों पर निर्भर करते हैं। विभिन्न प्रकार के अधिकारियों को नामित करने के लिए शीर्षक रणनीति के अत्यधिक उपयोग में भ्रम। स्ट्रेटेजस का मूल अर्थ अधिकारी या कमांडर था, लेकिन यह आधे राज्य पर शासन करने वाले वायसराय के लिए खड़ा होता है। यह एक रणनीति का शासक है जो फारसी सत्रापी के अनुरूप एक प्रांत है। यह एक एपार्की का गवर्नर है जो फारसी मदीना है, एक द्वितीयक इकाई। यह एक सैन्य कमांडर है जिसके पास कोई नागरिक कार्य नहीं है। स्ट्रेटागोस प्रोटार्कस नदी के पार की भूमि पर एक वायसराय है। स्ट्रेटागोस और मेरिडार्क्स आम रणनीति के उपविभाजन अमेरिक्स के प्रसिद्ध शासक हैं। इसलिए रणनीति शब्द का उपयोग इन सभी क्षेत्रों में किया गया था और आप कभी भी निश्चित नहीं थे कि इसका उपयोग कहाँ ठीक से किया गया था। शांति के समय में स्ट्रैटेगिया सेल्यूकिड प्रशासन की मुख्य इकाई थी। यह एक बड़ी इकाई थी। पूरे सेल्यूकिड साम्राज्य के संदर्भ में इसका अनुपात फारसी साम्राज्य के एक सात्रापी के समान था। इसलिए रणनीति शब्द का उपयोग इन सभी क्षेत्रों में किया गया था और आप कभी भी निश्चित नहीं थे कि इसका उपयोग कहाँ ठीक से किया गया था। हालांकि सेल्यूकिड्स वास्तविक सीरिया के 1 सदी से अधिक समय तक स्वामी रहे थे। हालांकि सेल्यूसिड 1 सदी से अधिक समय से वास्तविक सीरिया के मालिक थे। सील सीरिया और फिनिसिया के स्ट्रैटेगिया को एपार्चिया, फारसी मदीना या बेहाती नामक प्रांतों में विभाजित किया गया था। स्ट्रैबो का कहना है कि सील का क्षेत्र 4 क्षत्रपों में विभाजित था। सेल्यूकिड्स बड़े आकार के प्रशासनिक क्षेत्रों का निर्माण करने की प्रवृत्ति रखते थे। उन्होंने वास्तव में कई टॉलेमिक हाइपार्चियों को मिलाकर एक एकल एपार्ची बना दिया। फिलिस्तीन में 4 एपार्ची थीं: सामरिया, इडूमिया, पारालिया जो तटीय मैदान है, और गालाडाइट्स जो अब यहूदिया में है। संभवतः हिप्पार्ची की उपाधि बनाए रखता था और सामरिया में निवास करने वाले एपार्चोस के अधिकार के अधीन था। ये बताता है कि मैकाबियन विद्रोह की शुरुआत में क्या हुआ था। सामरिया के राज्यपाल अपोलोनियस ने सामरिया की सेना का नेतृत्व किया। सील सीरिया के गवर्नर ने स्वयं अगले दल का नेतृत्व किया।
जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, यहूदा को एपार्की के दर्जे पर पदोन्नत किया गया। पहले गवर्नर निकानोर को 2 बार पराजित किया गया और अंततः यहूदा मकाबी द्वारा मारा गया। उनके उत्तराधिकारी बक्कीड्स को ट्रांस यूफ्रेट्स के सभी क्षेत्रों पर विस्तारित शक्तियों के साथ एक वायसराय नियुक्त किया गया था। उसकी सत्ता एक साधारण प्रांतीय गवर्नर से अधिक थी। 150 ईसा पूर्व में जोनाथन को यहूदिया का गवर्नर नियुक्त किया गया था। जोनाथन वास्तव में एक स्वतंत्र शासक थे। सामरिया में इसमें गलील भी शामिल था। झोप्पा संभवतः सामरिया को समुद्र तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रांत का हिस्सा रहा होगा। पेरिया को सामरिया के साथ एंटियोकस थ्वाराई द्वारा जोड़ा गया था। इडुमेया को जमनिया प्रांत द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था और संभावित एजर्ट्स इसमें शामिल थे। पेरालिया यह समुद्र तट है जो टायर की सीढ़ी से मिस्र की सीमा तक फैला हुआ है। संभव है कि यह केवल बाचियन विद्रोह के दौरान बनाया गया था ताकि तटीय शहरों को एक सरकार के तहत रखा जा सके। प्रांत को झोप्पा, जामनिया और अझोटस के क्षेत्रों द्वारा 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। लाउडिस ट्रांस जॉर्डन में कई टॉलेमिक प्रांत, टोबाइड्स का क्षेत्र सामरिया से जुड़ा हुआ था और अब हस्मोनियन साम्राज्य। हस्मोनियन एक और शब्द है जो मकाबी के लिए उपयोग किया जाता है। हमारे पास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। निर्वासन से लौटने के बाद लगभग 400 वर्षों तक यहूदिया की सीमाएं स्थिर रहीं। सेल्यूसिड साम्राज्य अपने ही बोझ से ढह रहा था। 118 ईसा पूर्व में मैग्नेशिया की लड़ाई में हार के बाद से रोमनों के लिए खतरा बना हुआ था। सेल्यूकस आईवी और एंटियोकस आईवी के वंशजों के बीच संघर्ष ने इस अशांति में योगदान दिया। अब हम मकाबी विद्रोह के बारे में बात करते हैं। पहले 20 वर्षों में जोरदार युद्ध हुआ। यह 166 और 147 के बीच था और अधिकांश लड़ाई यहूदिया के भीतर हुई। प्रारंभिक संघर्षों में से एक मोदीन शहर के पास हुआ। शाही दूत ने मत्तियास को नवनिर्मित मूर्ति पूजक वेदी पर बलिदान देने के लिए मनाने की कोशिश की। उसने मना कर दिया, लेकिन उसके अपने देश के एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर ऐसा करने की कोशिश की। मत्तियास ने उसे और शाही दूत को मार डाला। मत्तियास अपने बेटों के साथ सामरिया के पास के पहाड़ी क्षेत्र में भाग गए। सेल्यूकिड्स और मकाबी सेनाओं के बीच अधिकांश प्रारंभिक झड़पें यरूशलेम के उत्तर और पश्चिम में हुईं। सेल्यूकिड जनरल अपोलोनियस ने अपने सैनिकों को सामरिया शहर से दक्षिण की ओर उन क्षेत्रों में भेजा जहां यहूदा सक्रिय था। सेल्यूसिड प्रतिशोध गुफाओं में शरण लेने वाले पवित्र यहूदी परिवारों के खिलाफ थे। जब उन्होंने बाहर आने से इनकार कर दिया क्योंकि वह सब्त का दिन था, तो उन्हें जिंदा जला दिया गया। इसके बाद नीति यह थी कि सब्त के दिन लड़ाई की जाए ताकि कई सब्तों का पालन करना संभव हो सके। अगले वर्ष मत्तियास की मृत्यु हो गई। उनके तीसरे पुत्र यहूदा मकाबी नेता बने। अपोलोनियस ने यहूदा के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए प्रस्थान किया। अपोलोनियस की सेना पराजित हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। यह संभवतः गोफना के पास हुआ था। कहा जाता है कि यहूदा ने अपोलोनियस की तलवार पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी सभी भविष्य की लड़ाइयों में इस्तेमाल किया। डोरोमेनेस के पुत्र टॉलेमी, जो सेल्यूकिया और फोनीशिया के गवर्नर जनरल थे, ने सारोन के नेतृत्व में अपनी सेना को यहूदा के खिलाफ भेजा। जूडस ने निचले बेथहोरोन के पास उस पर हमला किया। सरोन मारा गया और उसकी सेना को बेथहोरोन रिज तक खदेड़ दिया गया।
एंटियोकस पूर्व में साम्राज्य के खजाने को भरने की कोशिश में व्यस्त था, इसलिए उसने यूफ्रेट्स के पश्चिम से मिस्र की सीमा तक के क्षेत्र को अपने रिश्तेदार लाइसियास के हाथों में छोड़ दिया। लिसियास ने यहूदी विद्रोह को दबाने की जिम्मेदारी टॉलेमी को सौंपी। टॉलेमी ने प्रोट्रोक्लीस के पुत्र निकानोर को अपना कमांडिंग जनरल और गॉर्गियास को अपना सहायक चुना। निकानोर ने अपने पूर्ववर्ती की गलतियों से सीखा। अपोलोनियस को उत्तरी जल विभाजक मार्ग के साथ आगे बढ़ते समय घात लगाकर हमला किया गया था और सारोन को बेथ होरोन रिज मार्ग पर चढ़ते समय घात लगाकर हमला किया गया था। निकानोर ने मैदान में एम्माउस के पास अपना शिविर लगाया। उसके साथ व्यापारी भी शामिल हो गए जो पकड़े गए यहूदी योद्धाओं की दास व्यापार से लाभ कमाने की उम्मीद कर रहे थे। गॉर्गियास ने 5,000 पैदल सैनिकों और 1,000 घुड़सवारों को लेकर रात में यहूदा पर हमला करने के लिए भेजा। यहूदा को इस कदम के बारे में पता चला और वह निकानोर की सेना के दक्षिण में एम्माउस चला गया। यहूदा ने अपने शिविर में आग जलती छोड़ दी और सुबह होते ही निकानोर के शिविर पर हमला कर दिया। फिर से विजय यहूदा की हुई। निकानोर जल्दी से भागकर जमनिया और अजोतस के तटीय शहरों में चला गया। जब इम्मोस की हार की खबर लिसियस तक पहुंची तो उसने एक सेना तैयार की और इदुमिया की ओर कूच कर दिया। एक बार जब उसकी सेना जल विभाजक मार्ग के पठार पर तैनात हो गई तो लिसियस ने यरूशलेम और उस गढ़ की ओर बढ़ना शुरू कर दिया जो अभी भी घेरे में था। यहूदा ने खतरे को पहचाना और आगे बढ़ रही सेल्यूकिड सेना का मुकाबला करने के लिए अपनी सेना को इकट्ठा किया। बेत सूर के किले ने सेना की अग्रिम इकाइयों को पराजित कर दिया और लाइसियास यहूदिया पर एक बड़ी सेना के साथ आक्रमण करने के लिए भाड़े के सैनिकों को भर्ती करने के लिए एंटियोक लौट गया। कुछ लोग मानते हैं कि एंटियोक में उनकी वापसी का कारण उनकी सेना की हार के बजाय एंटियोकस चतुर्थ की मृत्यु थी। मुकाबियों ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए यहूदिया के बाहर कई युद्ध लड़े। मुझे विश्वास है कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत प्रस्तुत किए गए हैं कि भगवान ने उन्हें विजय की ओर ले जाना जारी रखा। यहूदिया के लिए संघर्ष 162 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया। हसमोनी योहनान की उच्च पुरोहित और प्रांत के वास्तविक शासक के रूप में नियुक्ति के साथ प्रांत की सीमाओं के विस्तार की प्रक्रिया धीरे धीरे हुई। यहूदिया अभी भी सेल्यूसिड साम्राज्य में एक स्वायत्त प्रांत था। चूँकि यहूदिया एक स्वतंत्र राज्य था, इसलिए विजय को विवादित क्षेत्रों को राजा द्वारा शांति संधि के माध्यम से सौंपने की पुष्टि करनी पड़ती थी। एंटियोकस सेवनाई सिडेट्स की मृत्यु 129 ईसा पूर्व में हुई। इसके बाद विभिन्न सेल्यूकिड राजा लेवांत में लगभग शक्तिहीन हो गए और देश अराजकता में डूब गया। जॉन हायरकेनस, यहूदा अरिस्तोबुलस प्रथम और अलेक्जेंडर जेनियस की बाद की विजय को बलपूर्वक यहूदिया में शामिल कर लिया गया। 147 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर बाउलस ने अचेरोन अर्थात एक्रोन को जोनाथन को प्रदान किया। हसमोनी शासन का वास्तविक नियंत्रण लीडिया, हारमेदाथा, ओफिरीमा और जॉर्डन के पार टोबियाड क्षेत्रों तक विस्तारित था। 47 ईसा पूर्व में जामनिया के पास जोनाथन और शिमोन ने सील सीरिया के गवर्नर अपोलोनियस के नेतृत्व वाली सीरियाई सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया। यह यूनानी तरीके से प्रशिक्षित नियमित सेना पर पहली जीत थी और इसे खुले मैदान में जीता गया था। 129 ईसा पूर्व में एंटियोकस 7 सिडेट्स की मृत्यु के बाद राज्य का विघटन हुआ।
2 अरब राष्ट्र थे जिन्होंने लेवांत को उत्तर और दक्षिण से घेरना और विस्तार करना शुरू किया। इडोरेंस ने हर्मोन पर्वत की ढलानों और हर्मोन और लेबनान के बीच की घाटी पर कब्जा कर लिया। दमिश्क के दक्षिण और ऊपरी जॉर्डन घाटी और गलील में बड़े क्षेत्र नबातियन उत्तर और पश्चिम की ओर बढ़े। हस्मोनियों अर्थात मकबियों ने क्षेत्रीय विस्तार किया और निवासियों को यहूदी धर्म में परिवर्तित करने के लिए मजबूर किया। अब्राहम के वंशजों के लिए कनान के बाइबल के वादे को अभी भी वैध माना जाता था और इसे विस्तार की नीति को सही ठहराने के लिए लिया गया था। असंभव लगने वाली बाधाओं के खिलाफ मुकाबी विद्रोह की सफलता को दिव्य कृपा और अन्य भविष्यवाणियों की निकट पूर्ति के संकेत के रूप में लिया गया। हस्मोनियों के 3 कार्य थे। यहूदिया से सटे छोटे राष्ट्रों का विलय, समुद्र तक पहुंच की अनुमति देने के लिए ग्रीक शहरों का विजय और अरबों को पीछे धकेलना। संक्षेप में, अपनी मृत्यु के समय जानियस ने कीशोन से लेकर मिस्र की नदी तक के पूरे तटीय मैदान पर शासन किया, सिवाय एश्केलोन के पूरे जॉर्डन के पश्चिम में दान से बियरशेबा तक के पूरे पहाड़ पर लगभग पूरे क्षेत्र पर शासन किया। इस प्रकार उसने दाऊद और सुलेमान के राज्य को लगभग पुनः स्थापित कर दिया था। हस्मोनियों ने कुछ ही शहरों की स्थापना की। उन्हें ग्रीक शहरों के साथ समस्या थी, या तो यहूदी धर्म को अपनाएं या प्रवास करें। अपनी विजय को सुरक्षित करने की आवश्यकता ने हस्मोनियों को कई किले बनाने के लिए बाध्य किया। जानियस ने मसादा अलेक्जेंड्रियम का निर्माण किया, जो जॉर्डन घाटी, हिरकानिया, शायद किर्बिट मर्ड और मैकेरियस को देखता था, और फिर हस्मोनियन राज्य का पतन हुआ। अलेक्जेंडर जेनियस के उत्तराधिकारी उनकी विधवा सलोमे अलेक्जेंड्री थीं। उनके शासनकाल के दौरान कोई क्षेत्रीय परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन उसके 2 बेटों एरिस्टोबुलस द्वितीय और हायरकेनस द्वितीय के बीच गृह युद्ध हुआ। हायरकेनस ने अरिस्टोबुलस के खिलाफ मदद के बदले नबातियों के राजा अरेटास तृतीय को मोआब में 12 शहर सौंप दिए। इनमें जेनियस और मेडेबा द्वारा ली गई शहरें शामिल थीं, जिन्हें हियरकानस प्रथम ने 60 साल से अधिक पहले लिया था। पोम्पी ने पोंटस के राजा मिथ्रिडेट्स को हराने के बाद सीरिया में रोमन सेना का नेतृत्व किया। उसने 2 हस्मोनी भाइयों को दमिश्क में अपने मतभेदों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने हिरकानस द्वितीय का समर्थन करने का फैसला किया और जॉर्डन घाटी में खदान के माध्यम से यहूदिया पर आक्रमण किया। उसने एरिस्टोबुलस को अलेक्जेंड्रियम में कैद कर लिया और यरूशलेम की ओर बढ़ा। शहर ने अपने द्वार खोल दिए, लेकिन मंदिर ने 4 महीने तक प्रतिरोध किया। यहूदिया ने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी।